देखिए, ये तो सही है कि 24 का परिणाम न भारतीय जो 400 का नारा था, आप सोचिए कि जो 400 का नारा दे रहा है वो 240 में सिमट जा रहा है। सहयोग और समर्थन से सरकार बनी हुई है और इसे मोदी जानते हैं। और एक कहावत है मेघा तौलना, और इस समय प्रधानमंत्री के लिए इस व्यवस्था में वो मेघा को तौलने, मेढकों को तौलने के समान है। मेढकों को एक तराजू में तौलना, कभी कोई कूद के कहीं जाएगा, कभी कोई। अभी बिहार का चुनाव आ रहा और नीतीश कुमार का आप रवैया देख सकते हैं। जिस संगठन की वजह से, जिस व्यवस्था की वजह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उस संगठन ने, उस व्यवस्था ने, जिसने प्रधानमंत्री बनाया इन्हें, उसको जब ये आँख दिखा रहे थे और उसने कभी नहीं बुलाया, तो आज ऐसी क्या जल्दी हो गई? आने वाले समय में देश की राजनीति में प्रधानमंत्री का कोई रिप्लेसमेंट है तो योगी आदित्यनाथ है। भाजपा की तरफ से योगी आदित्यनाथ है। तो योगी आदित्यनाथ दिल्ली जाएंगे तो प्रधानमंत्री बन के जाना पसंद करेंगे, न कि रक्षा मंत्री बन के या सांसद बन के या किसी और मंत्रालय का प्रभार लेकर। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। दोस्तों, 30 मार्च की वो तारीख जब नरेंद्र मोदी 11 सालों में बतौर प्रधानमंत्री पहली बार आरएसएस मुख्यालय पर जाएंगे और मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं। टेलीविजन से लेकर समाचार पत्रों और सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा है कि क्या 30 मार्च को वो तारीख है जब आरएसएस मुख्यालय पर बीजेपी और आरएसएस के लोगों द्वारा ये स्क्रिप्ट तैयार की जाएगी कि 30 मार्च को आगे जो चीज़ें होने वाली हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रैंड विदाई की तारीख होने वाली है। इस बात पर चर्चा की जाने वाली है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का अगला कौन होगा, क्योंकि पिछले 7 महीने से जो है बीजेपी वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो तय नहीं कर पाई है। चर्चा इस बात पर भी होगा क्या योगी आदित्यनाथ को फिलहाल प्रदेश की राजनीति में रखना अभी ठीक है लोगों के लिए, या फिर केंद्र की राजनीति की तरफ योगी आदित्यनाथ का रुझान बढ़ाना चाहते बेहतर पड़ेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बेधड़क खबर के चीफ एडिटर शशांक शेखर शुक्ला है। आइए इनसे वार्तालाप करते हैं और जानते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर ये क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका। और इस चर्चा को आपने चुना है, मुद्दा चुना है, इसके लिए धन्यवाद। अभी आप कह रहे थे कि आरएसएस मुख्यालय जा रहे हैं प्रधानमंत्री। ये सही है कि 11 साल में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार नागपुर जा रहे हैं। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनका जाना आना लगा था, और वही संबंध, वही संपर्क उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी तक ले आया। ये एक बड़ा विषय है, क्योंकि जब 14 के विधानसभा के चुनाव होने थे और 13 में नाम की घोषणा थी, तो उस समय सबसे बड़ा चेहरा आडवाणी, जो राम का रथ लेकर निकले थे, कभी अयोध्या के मुद्दे को लेकर आए थे, हिंदुत्व के मुद्दे पर, जो इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, उसको लेकर आए थे, और उनकी जगह किसी एक नए चेहरे को भारतीय जनता पार्टी में खड़ा करना, ये बड़ा विषय था। और उस समय अगर किसी ने नरेंद्र मोदी का साथ दिया तो वो आरएसएस था, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का चेहरा बने और फिर प्रधानमंत्री बने। लेकिन इन तमाम जो आपने अभी सारी जानकारियाँ दी, इन तमाम जानकारियों के बीच एक चीज़ छुपी है कि 2014 से जब पहला कार्यकाल नरेंद्र मोदी का ख़त्म हुआ, उसके बाद आरएसएस और मोदी के बीच तल्खियाँ और एक कह सकते हैं दूरियों का एक जो सिलसिला है वो गहराता चला गया। बीते चुनाव में जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब इतनी बड़ी पार्टी हो गई है कि उसे आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। इन तमाम दूरियों के बीच परिणाम यह निकला कि 2024 में सीटें कम हो गई। इसका कारण एक ये भी माना जाता है कि इस बयान के बाद भले आरएसएस ने ये कहा कि ये हमारा पारिवारिक और आंतरिक मामला है, हम समझ लेंगे, लेकिन इस बयान के बाद आरएसएस के तमाम जो संगठन के लोग हैं, जो उसमें कार्यकर्ता हैं, वो जो है प्रचार करने फिर भारतीय जनता पार्टी का नहीं गए। इसका असर जो हुआ, क्या इस आरएसएस और बीजेपी के बीच जो मनमुटाव है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो सही है कि 24 का परिणाम न भारतीय जो 400 का नारा था, आप सोचिए कि जो 400 का नारा दे रहा है वो 240 में सिमट जा रहा है। सहयोग और समर्थन से सरकार बनी हुई है और इसे मोदी जानते हैं। और एक कहावत है मेघा तौलना, और इस समय प्रधानमंत्री के लिए इस व्यवस्था में वो मेघा को तौलने, मेढकों को तौलने के समान है। मेढकों को एक तराजू में तौलना, कभी कोई कूद के कहीं जाएगा, कभी कोई। अभी बिहार का चुनाव आ रहा और नीतीश कुमार का आप रवैया देख सकते हैं। तो इसे आप समझिए कि ये मेढक तौलने का जो काम है वो प्रधानमंत्री कर रहे हैं इस वाले कार्यकाल में। और उसकी भी वजह ये है कि प्रधानमंत्री अब आरएसएस मुख्यालय जाने की जल्दी में भी हैं।
ये आरएसएस उन्हें बुलाने की जल्दी में नहीं है। आरएसएस 10 साल से संतोष कर रखा था। जिस संगठन की वजह से, जिस व्यवस्था की वजह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उस संगठन ने, उस व्यवस्था ने, जिसने प्रधानमंत्री बनाया इन्हें, उसको जब ये आंख दिखा रहे थे और उसने कभी नहीं इन्हें बुलाया, तो आज ऐसी क्या जल्दी हो गई? 75 साल का फार्मूला तो ठीक है, लेकिन क्या जल्दी हो गई? क्योंकि अभी तमाम राज्यों के चुनाव होने हैं, और उससे भी बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मुंह की खाई है, जिस तरह से अयोध्या जैसी सीट जिसका शिलान्यास और उद्घाटन दोनों प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में किया, प्रधानमंत्री रहते हुए किया, उस सीट को भाजपा नहीं बचा पाई थी। तो इन सारी चीज़ों को भी देखकर, और जेपी नड्डा के जिस बयान की आप चर्चा कर रहे हैं, उसे भी, उस डैमेज कंट्रोल को भी मैनेज करना, आरएसएस को फिर उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को सुपुर्द करने की तैयारी है ये। और ये कहिए कि प्रधानमंत्री अब शरणागत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री के विदाई की भी चर्चा हो रही है, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात की चर्चा है, और तमाम वरिष्ठ पत्रकार जो है इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि अब नरेंद्र मोदी का ग्रैंड विदाई जो है, ग्रैंड फेयरवेल, वो 30 मार्च की तारीख एक स्क्रिप्ट लिखने वाली है। ये तय करने वाली है कि अगर 2014 से अभी तक के सारे चुनाव पर नज़र डालेंगे तो जितने भी चुनाव हुए उसमें जब सर्वे कराती है भारतीय जनता पार्टी, तो 75 साल पार वाला फार्मूला इंप्लीमेंट करने की कोशिश करती है। उस इम्प्लीमेंटेशन में आप मुरली मनोहर जोशी को ले लीजिए, और लाल कृष्ण आडवाणी को ले लीजिए, उसमें आप मिश्रा को ले लीजिए। हाँ, तमाम ऐसे नाम है। मैंने कहा बगल की सीट देवरिया है, देवरिया से सांसद हुआ करते थे, 2014 में हुए, 2019 आते आते उन्हें विदा कर दिया गया, राज्यपाल बना दिया गया। तो इसके पहले जो हुआ करती थी, क्या नाम है, रीता बहुगुणा जोशी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि तमाम नाम है, तमाम चेहरे हैं जो संगठन में। रीता बहुगुणा जोशी को तो आप किनारे करिए, वो कांग्रेस से भाजपा में आई थी। लेकिन जिन्होंने भाजपा को बनाया, मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी सबसे बड़ा चेहरा, जिसके नाम पर भाजपा के 2 से लेकर 200 तक के साथी रहे, 2 से लेकर 200 तक के साथी रहे, उनकी सीट हटा दी गई, कल्याण सिंह की सीट हटा दी गई। ऐसे तमाम चेहरे, ऐसे तमाम लोग हैं। राजनीति में कोई उम्र नहीं होती है, सरकारी नौकरी नहीं है कि 62 साल बाद रिटायर हो जाएंगे। लेकिन ये सवाल मैं ये कह रहा हूँ कि ये और नेताओं के लिए अगर सही है, तो फिर नरेंद्र मोदी के लिए ये फिर वही। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 2024 का परिणाम था, उससे उन्होंने ये सीख लिया है कि 29 का चुनाव उनके चेहरे पर नहीं लड़ना है, क्योंकि वो है ना कि निष्कलंक होकर रहना चाहते हैं। एक बड़ा अज्ञात की कविता है कि काजल के पर्वत पर चढ़ के पार उतरना बड़ा कठिन है, निष्कलंक रह कर के यह सब करना। तो ये जो हार वाला उन्होंने जीता, कभी वो उन्होंने सीखा नहीं। वो जब मुख्यमंत्री हुए तो मुख्यमंत्री बने रहे, वो कभी सांसद बन के नहीं आए लोकसभा, और जब सांसद बन के लोकसभा आए तो उससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली। तो ये वो बनाए रखना चाहते हैं। और जिस तरह से बनारस के भी आप गणित को ले लीजिए, मैं कह रहा हूँ अभी तो नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है, वो चाह रहे हैं कि अब आरएसएस के मार्गदर्शन में जितना जल्दी तय हो जाए कि कौन चेहरा होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि चेहरा कौन होगा। मैं आपको बार बार इसी बात का जिक्र कर रहा था, ग्रैंड फेयरवेल, ग्रैंड विदाई। इस बात का जिक्र मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर एक चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है, तो सचिन वाली विदाई ग्रैंड थी, सहवाग वाली विदाई जो है वो थोड़ी सी दिक्कत वाली थी। तो अब उनको ये तय करना है कि सहवाग वाली विदाई लेनी है कि सचिन वाली विदाई लेनी है। तो वही कह रहे हैं, इसीलिए वो मुख्यालय भी जा रहे हैं कि आप बताइए। और उससे भी बड़ी बात यह है कि वो ये चाहते हैं कि उनके वर्चस्व वाला, जैसे संगठन में भारतीय जनता पार्टी में मोदी और अमित शाह के पसंदीदा व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है। वो ये चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी उनका पसंदीदा हो। अगर हम हटे, नहीं, मोदी ये चाह रहे हैं कि अगर हम हटें तो ये तय हो कि जो हमारी पसंद हो वो सत्ता के उस शीर्ष पर बैठे। और इसलिए भी वो आरएसएस मुख्यालय में है, क्योंकि आरएसएस के हस्तक्षेप के बिना 2024 का चुनाव उन्होंने देख लिया। और जो नारा है कि 49 तक हम हैं, 50 तक हम हैं, ये 49 और 50 बचाने की भी तैयारी है। 49-50 बताने की तैयारी। फिलहाल 27 और 29 है। 27 की जब हम बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ का जिक्र होता है। 2014 का आप आंकड़ा उठाएंगे तो उस आंकड़े में भाजपा को 72-73 सीट मिली थी। जब आप 2019 का आप आंकड़ा उठाएंगे, लोकसभा चुनाव की बात मैं कर रहा हूं, जब आप 19 का आंकड़ा उठाएंगे 62 सीटें। आप जब 24 का आंकड़ा उठाएंगे, इस आंकड़े पर भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटें मिली। प्रॉब्लम यह है कि 14 में तो योगी आदित्यनाथ का चेहरा नहीं था, 17 में वो आए, और उसके बाद लेकिन 14 से लगातार सीटें घटनी स्टार्ट हुई उत्तर प्रदेश में।
अब चूंकि पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में लोग योगी आदित्यनाथ को देखकर जो है वोट कर रहे हैं, मोदी को देखकर वोट कर रहे हैं, ये सीटें घट रही हैं, इस वजह से लोकप्रियता नहीं लेकिन उनका बीजेपी में कद घट रहा है। नहीं, ये देखिए, इसका कद से कोई लेना देना नहीं है। जब आप किसी सत्ता में रहते हैं, जब किसी व्यवस्था में रहते हैं, तो आपको जितने लोग पसंद करते हैं उससे ज़्यादा नापसंद भी करते हैं। और सत्ता संचालन एक व्यवस्था है, जब आप किसी चीज़ को सही करेंगे तो कुछ ना कुछ तो बिगड़ेगी, तो ये उसका क्रम है। जो 17 में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद उत्तर प्रदेश में किया है, वो लॉ एंड ऑर्डर हो, सुरक्षा हो या तमाम योजनाएं हों, उन योजनाओं का एक पक्ष भी है, एक विपक्ष भी है। केंद्र और प्रदेश की सरकार लंबे समय से चल रही है और काशीराम को आप पढ़िए तो काशीराम कहते हैं सत्ता में बने रहने के लिए सत्ता का त्याग जरूरी है। तो ये सत्ता का जनता द्वारा त्याग है। जनता तो सत्ता में है ही नहीं, ये तो कहा जाता है, लेकिन सत्ता में एक पार्टी है, एक दल है। अब लोगों का मन उब रहा है, लोगों को नहीं समझ में आया, तो उसका ये परिणाम था। अब इससे सबक लीजिए, तो इसका कोई बड़ा असर नहीं है। योगी आदित्यनाथ जिस तरह का फ्रेम बना के चल रहे हैं उस तरह का अभी तक तो कायम है। अब नरेंद्र मोदी का फ्रेम कुछ कम हुआ है और उसकी वजह से आरएसएस के शरण में भी है मोदी। तो आपको क्या लगता है सर 30 मार्च को क्या चीज़ें डिसाइड होने वाली हैं? अगर प्रेडिक्ट करना हो तो आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे? योगी आदित्यनाथ का क्या अब केंद्र की राजनीति की तरफ उनको मोड़ा जाएगा ज़बरदस्ती या कई अभी इसके पहले इंडिया टुडे आज तक का कॉन्क्लेव था जिसमें उन्होंने कहा, उनसे सवाल किया गया कि आप केंद्र की राजनीति की तरफ अगर रुख करना हो तो क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि गोरखपुर जाना पसंद करेंगे। अभी मंच से उन्होंने कहा कि अगर हमको ऐसी राजनीति करनी है तो इससे बढ़िया हमारे लिए गोरखपुर ज़्यादा बेहतर है। 2 बार ये पिछले केंद्र नहीं, वो सही है, उनका इशारा और कहीं ना कहीं चर्चा भी है, लेकिन केंद्र की राजनीति से ही प्रदेश की राजनीति में आए हैं योगी आदित्यनाथ। लंबे समय तक दिल्ली में रहे, सांसद रहे और जाते आते रहे। ठीक है कि सत्ता में है और सत्ता के एक ऐसे शीर्ष में है कि जहां उनका वर्चस्व है, वो एक है, मुख्यमंत्री हैं, एक राज्य के मुखिया हैं। तो एक राज्य के मुखिया से रक्षा मंत्री हो जाना या किसी और मंत्रालय का प्रभार संभालना या सांसद ही हो जाना उनके लिए असहज होगा। एक समय था कि एक भगवाधारी उमा भारती बनी थी मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री, और जब उन्हें हटाया गया, शिवराज सिंह चौहान को लाया गया, तो उन्होंने भी विरोध किया था। तो इतना आसान नहीं है ये कर पाना अब उत्तर प्रदेश में। लेकिन जो विकल्प भाजपा, जिस तरह का चेहरा योगी आदित्यनाथ का है, जो फ्रंट बर्न नेता हैं, जिस तरह की चर्चा होती है योगी आदित्यनाथ को लेकर, चाहे वो पूरे देश में हो या उत्तर प्रदेश में हो, इन दोनों का विकल्प अगर आने वाले समय में देश की राजनीति में प्रधानमंत्री का कोई रिप्लेसमेंट है तो योगी आदित्यनाथ है। भाजपा की तरफ से योगी आदित्यनाथ है। तो योगी आदित्यनाथ दिल्ली जाएंगे तो प्रधानमंत्री बन के जाना पसंद करेंगे, न कि रक्षा मंत्री बन के या सांसद बन के या किसी और मंत्रालय का प्रभार लेकर। ये योगी आदित्यनाथ के लिए भी, जैसे शिवराज सिंह चौहान और क्या कहते हैं वसुंधरा जी और लोगों में नहीं, जो मुख्यमंत्री के श्रेणी में है, उन लोगों में वही अंतर है जो योगी में और उन लोगों में अंतर है। और प्रधानमंत्री और योगी में वही कॉमन है कि वो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने, बीच में कुछ नहीं बने। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री वाली रेस में है, वो बीच वाली रेस में नहीं है। वो ये नहीं है कि ये बन जाएंगे तो हम बन जाएंगे, हम बन जाएंगे तो ये बन जाएंगे। वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, नहीं बने रहेंगे, लेकिन बनेंगे तो प्रधानमंत्री बनेंगे। इस थीम के साथ योगी आदित्यनाथ है। तो चर्चा इस बात की हो रही थी कि 30 मार्च को क्या कुछ होने वाला है। क्या योगी आदित्यनाथ केंद्र की राजनीति की तरफ मुड़ने वाले हैं? क्या ग्रैंड विदाई जो है वो 30 तारीख को आरएसएस मुख्यालय से नरेंद्र मोदी के लिए एक स्क्रिप्ट के तौर पर रची जाने वाली है? तमाम चर्चाएं हैं, लेकिन इन चर्चाओं के बीच आपका क्या सोचना है? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहें बेधड़क खबर के साथ।